3 दिवसीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे दिवस को एक ऐसे मौसम, एक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण के बीच पूर्ण संकल्प के साथ पूरित करने हेतु यात्रा की जा रही है, जबकि हम एक तूफानी मौसम से गुजर रहे हैं। बिजली का संकट, नेटवर्क का संकट निरंतरता के साथ बना है, लेकिन उसके बाद भी संस्था SIPRH अपने भिन्न भिन्न पायदानों को अपनाकर कर्तव्यता के साथ, निष्ठता के साथ, अपने सभी प्रतिभागियों के सहयोग से, अपने सभी प्रतिभागियों के समक्ष संपूर्ण प्रयास से अपने भावों को रख रही। संस्थान के संस्थापक और संस्थान के मुख्य कर्ता धर्ता, जिनके प्रयासों से संस्था सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा केवल अमरोहा जनपद में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अपितु संपूर्ण भारत में अपनी तरह की एक अलग संस्था के रूप में जानी जाने लगी है। ऐसे प्रयासों से रक्त निदेशक और कर्मठी व्यक्तित्व को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नसीम मोहम्मद सराय और संस्था SIPRH की संघर्षशील यात्रा को हम सभी के बीच रखें, जिससे हम सभी संस्था SIPRH की स्थापना काल से और आज तक की यात्रा के बारे में जान सके, समझ सके। मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नसीम मोहम्मद। धन्यवाद नागेश जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट है सर, आवाज स्पष्ट। धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा कि संस्थान का परिचय प्रस्तुत किया जाए, तो मैं सभी अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इस तृतीय दिवस के अवसर पर सभी प्रोफेशनल्स को संस्थान परिवार की ओर से बधाई देता हूं और संस्था के बारे में जो भी परिचय है प्रस्तुत करता हूं। सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश की स्थापना 3 अगस्त 2004 को की गई। स्थापना से पूर्व मैं स्वयं क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर रहा था MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। तो उसके असेसमेंट एवं प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमें मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो मेंटल हॉस्पिटल में जब केस स्टडी हम ले रहे थे एक व्यक्ति की, उसके बाद एक महिला जो मानसिक रोगी थी, उनकी केस स्टडी जब लेने का समय आया तो उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। उनका पुत्र एक मानसिक दिव्यांग या बौद्धिक दिव्यांग बालक था और स्वयं एक मानसिक रोग से या समस्याओं से ग्रस्त थी। उस समय रोज ही जिला चिकित्सालय जाना पड़ता था और हम सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज जो मानसिक चिकित्सालय हैं उनकी स्थिति क्या है। मैं अपने 2003 तक का ये अनुभव बता रहा हूं, उसके पूर्व का तो अब नहीं कह सकता। तो उसी समय मन विचलित हुआ कि क्यों ना इनके क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में या मानसिक समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कुछ किया जाए। तब स्पेशलाइजेशन पूर्ण करने के बाद 3 अगस्त 2004 को सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य मात्र यही था कि मानसिक समस्याओं से ग्रस्त
व्यक्तियों के लिए तथा स्पेशल बालक बालिकाओं के लिए कुछ किया जाए। 2004 में ही आस स्पेशल स्कूल की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, योगा तथा फ्री ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं की गई। संस्थान के अंतर्गत संचालित आस स्पेशल स्कूल के दिव्यांगजनों ने 2007 से लेकर 2016 तक प्रदेश स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक प्राप्त कर स्पेशल ओलंपिक भारत उत्तर प्रदेश के बैनर पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर जनपद अमरोहा एवं संस्थान के नाम को जनपद अमरोहा में चमकाया, जिससे प्रेरित होकर पूर्व जिलाधिकारी महोदय अमरोहा ने उन सभी दिव्यांगजनों को अपने ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया तथा उसके बाद जो भी जनपद में जिलाधिकारी रहे उनका इन सभी दिव्यांगजनों को बराबर स्नेह प्राप्त हुआ एवं जिलाधिकारी अमरोहा नवनीत सिंह चहल जी एवं उनकी पत्नी एवं बहन के साथ जब तक रहे, दीपावली परिसर में ही दिव्यांगजनों के साथ मनाया गया। इसी से प्रेरित होकर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ के द्वारा जनपद स्तरीय खेलों का आयोजन जनपद अमरोहा, बिजनौर, सहारनपुर एवं मेरठ में विगत 2016 से करती आ रही है, लॉकडाउन अवधि को छोड़कर, तथा संस्थान के अंतर्गत आस स्पेशल स्कूल की स्थापना जनपद संभल, जनपद बिजनौर में की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत है। संस्थान के बैनर पर जो भी स्टाफ कार्यरत हैं वो पूर्ण समर्पित हैं, दिव्यांगजनों के प्रति भी और संस्थान के प्रति भी। दिव्यांगजनों के प्रति जनपद अमरोहा में किए जा रहे कार्यों को देखते हुए 3 दिसंबर 2014, 3 दिसंबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है तथा 3 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय स्तर पर माननीय श्री विजय सांपला जी, केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। संस्थान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम, मेडिकल कैंप, अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र छात्राओं के लिए प्रशिक्षण कैंप तथा दिव्यांगजनों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता रहा है। संस्थान को यदि आज जनपद अमरोहा में हम कहीं भी यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि हमें आस स्पेशल स्कूल में जाना है या जनपद अमरोहा में विकलांग संस्था में जाना है, तो एक ऑटो चालक आपको संस्थान परिसर में छोड़कर चला जाएगा। संस्था का धरातलीय स्तर पर यह परिचय है। जनपद स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था संस्थान को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करती है।
समय समय पर जनपद स्तरीय अधिकारी जो भी दिव्यांगजनों की आवश्यकता होती है उन्हें पूर्ण करने का भरसक प्रयास करते हैं। 2018 में हमारे यहाँ एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का संचालन हो रहा था, जिसकी मुख्य अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमरोहा थी। उस समय मंच पर जब उन्हें संख्या बताई गई तो उन्होंने पूरे भावनात्मक रूप से यह कहा कि प्रत्येक यदि किसी परिवार में एक दिव्यांग बालक या सर बालिका साउंड नहीं आ रहा। यदि किसी परिवार में एक दिव्यांग बालक या बालिका का जन्म हो जाए तो उसी की सेवा करना हमारे लिए एक परोपकार का काम है। आप तो 100 बच्चों का संचालन कर रहे हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं, अर्थात हम अपने लिए स्वर्ग या जन्नत का रास्ता पैदा कर रहे हैं। ये एक अलग है। 2004 से संस्थान को 2016 तक कहीं से भी अनुदान प्राप्त नहीं था, लेकिन संस्थान के द्वारा निरंतर सभी दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल एजुकेशन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास निरंतर किया जाता रहा है। और आज संस्थान जनपद अमरोहा, जनपद बिजनौर, जनपद संभल तथा मुरादाबाद में अपनी शाखाओं का संचालन कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ द्वारा स्पेशल ओलंपिक की सहायता से सभी दिव्यांगजनों ने संस्थान को एवं संस्थान के नाम को काफी चमकाया है। राज्य स्तरीय एवं स्वर्ण पदक प्राप्त कर संस्थान अपने दिव्यांगजनों को और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। संस्थान के पास पंजीकरण की यदि बात की जाए, ATG 12A आयकर विभाग, FCRA गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा अनेक ऐसे पंजीकरण प्राप्त हैं जिनकी सहायता से इन दिव्यांगजनों के लिए निरंतर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के रूप में मोमबत्ती बनाना, पतंग बनाना तथा लिफाफे बनाना संस्थान के प्रशिक्षण में सम्मिलित हैं। इसी के साथ संस्थान भविष्य में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। संस्थान के द्वारा 2004 से 2021 तक 5 राष्ट्रीय स्तर वेबिनार का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा चुका है तथा आज अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अंतिम दिवस आज का प्रोग्राम भी अपने संपन्न होने की स्थिति की ओर अग्रसर है। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप सभी ने संस्थान के परिचय को ध्यानपूर्वक सुना तथा संस्थान पर भरोसा किया कि उसके द्वारा संचालित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग किया। इसी के साथ पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, संस्थान का परिचय सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखने हेतु। हमारे बीच आज के हमारे इस चतुर्थ सेशन और इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम की पूर्णता को स्थापित करने हेतु जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनोद कुमार केन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर NIEPVD देहरादून। विषय है सर का स्कीम रिलेटेड टू एजुकेशन रन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। मैं सादर आमंत्रित करता हूं परम आदरणीय डॉक्टर विनोद केन सर को कि सर आप आए और आज के इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हम सभी के बीच रखें। परम आदरणीय डॉक्टर विनोद केन सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज। ओके। बड़े हर्ष का विषय है कि आज मुझे संस्थान के इंट्रोडक्शन जो डॉक्टर नसीम अहमद साहब ने बताया, शायद मैं उससे पहले वाकिफ था नहीं कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक इतना बड़ा काम कि कोई भी एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला संस्थान के बारे में पूछे और वो संस्थान के अंदर छोड़कर आ जाए, बड़े गर्व की बात है। और इसी तरह के एक्टिविटीज लोग डिसेबिलिटी फील्ड में चाह रहे हैं। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट वाले एरिया में या जहाँ CRCs स्टेब्लिश है, वहां पर तो बहुत आम बात है कि भी आपको अगर आप देहरादून में आए और बोले NIVH जाना है या ब्लाइंड स्कूल जाना है, तो कोई भी आपको हमारे कैंपस तक छोड़ के चला जाए। उसका कारण एक ये है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ी फैसिलिटीज, एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जो विजुअल डिसेबिलिटी में काम कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट आपके सामने है। मगर जब आप एक छोटी सी सिटी, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और वहां पर आपको कोई इस तरह का एग्जाम्पल मिलता है, तो बड़े हर्ष की बात है। डॉक्टर नसीम अहमद साहब, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मैं एश्योर करता हूं कि अगर कभी भी मेरे लिए कोई भी व्यक्तिगत रूप से आपको डिसेबिलिटी फील्ड में कोई भी कार्य होगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा। धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आज आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा। शायद इस प्रेजेंटेशन के बारे में आप लोगों को पता भी नहीं होगा, या कुछ लोगों को जो डिसेबिलिटी फील्ड में उन्हें पता होगा तो बहुत डिटेल में नहीं पता होगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही ट्रेन से उतर कर घर पे आया और आकर फटाफट नहाया हूँ, और मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल से अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। तो अगर कहीं पर कुछ थोड़ा कमी रह जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। जी हाँ, सर, हो रही स्क्रीन आ है। ओके। कोई प्रेजेंटेशन आपको नजर आ रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस। ओके PPT आ रही सर, PPT आ रही। थैंक यू। मोबाइल से पहली बार कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मगर मुझे 2 मिनट कीजिए, मैं उसके बाद शुरू करता हूँ। एक्चुअल में जैसे ही मैं उसे फुल व्यू पर लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। जो झूम कर सकते हैं सर, जिनको दिखाई नहीं देगा वो झूम कर सकते हैं उसको नहीं, मैं खुद के हिसाब से। कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नहीं, जो पार्टिसिपेट, हाँ अब आ हमारे गए जितने सर। भी प्रतिभागी हैं सर की ID को पिन कर लें। पिन करने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा सर का प्रेजेंटेशन। सर आप नॉर्मल मूड में ही आप अपना प्रेजेंटेशन ऑन करें, यहाँ सब पिन कर लेंगे, आसानी के साथ देख पाएंगे सर। ओके प्लीज सर। ओके 1 सेकेंड जी। आज मैं आप लोगों को एक स्कीम के बारे में बता रहा हूँ जो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013-14 से एक बड़ी मुहिम शुरू की थी स्पेशल एजुकेशन में और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सर्विसेज देने के लिए। और बाय डिफॉल्ट क्योंकि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट का मेंबर रहा हूँ, इस वजह से उन स्कीम्स को प्रिपेयर करने में
कुछ मेरी भी सहभागिता रही थी। हालांकि ये एक बहुत बड़े लेवल पर था, डायरेक्टर लेवल पर, मिनिस्टर लेवल पर था। मगर क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट पे बनती है तो उसे डिसेंट्रलाइज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि उस स्कीम को पहले जो गवर्नमेंट है वो नेशनल इंस्टीट्यूट को बोलती है, या जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट कर मांगती है और कहती है कि कोई ऐसी स्कीम बनाकर दे जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या विजुअल डिसेबिलिटी या किसी भी डिसेबिलिटी के लिए वो कुछ स्पेसिफिकली कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराए। उसके तहत हम लोगों ने काफी बनाया था, बल्कि मुझे बहुत अच्छी तरह याद है एक हम लोगों ने कोचिंग सेंटर का भी प्रपोजल दिया था कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए आईएएस और आईपीएस के लिए जो कोचिंग सेंटर स्टेब्लिश करें। उसके साथ में हम लोगों ने एक जो डिफरेंट स्कीम थे, डिफरेंट लोगों ने बनाई, उसमें एक स्कीम थी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ सपोर्ट फॉर एस्टेब्लिशमेंट मॉडर्नाइजेशन कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ऑफ ब्रेल प्रेस। इसकी स्थिति मैं बताता हूँ क्योंकि आप लोगों को और किसी को शायद ये नहीं पता होगी कि ये हुआ क्यों। ये बड़े एक अच्छे इंसिडेंट है और बड़ी अच्छी कहानी है कि उस टाइम पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे 2013 में। एक दिन वो एक एनजीओ में घूमने गए, जैसे उनकी विजिट होती है डिसेबिलिटी में, जैसे आप लोगों को पता है कि डिसेबिलिटी के प्रति उनका काफी अच्छा रुझान है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक एनजीओ में विजिट किया। काफी बड़ा लीडिंग एनजीओ है, मैं नाम नहीं लूंगा एनजीओ का। मगर उस एनजीओ में आने के बाद उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या जरूरत है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को या विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को जरूरत होती है। तो उनके ओनर ने कहा कि सर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चों को ब्रेल बुक टाइम पर नहीं मिल पाती, क्योंकि बहुत कम ब्रेल प्रेसेस हैं जो कि बच्चों को ब्रेल बुक्स प्रोवाइड कराती हैं। और जिनकी जो भी वो ब्रेल प्रेसेस है उनके पास बहुत ज्यादा बर्डन होता है। इस वजह से सबसे अच्छा ये होगा कि हम किसी ना किसी तरह से ब्लाइंड बच्चों को ब्रेल बुक प्रोवाइड करा दें। 2013 की बात है। 2014 में जैसे ही सीएम साहब ने शपथ ली और जो पहला उनका बजट आया, आप लोग बड़े सरप्राइज होंगे कि जनरली हर एक आप बजटरी प्रोविजन होता है उसका कोई ना कोई एक हेड होता है। ये पहली ऐसी स्कीम थी जिसके जो बिना किसी हेड के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में 2014 के बजट में 167 करोड़ रुपए अप्रूव किए, ताकि एक हर जगह ब्रेल प्रेस एस्टेब्लिश की जा सके और ब्लाइंड बच्चों को किताबें आसानी से उपलब्ध हो सके। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि जो एनजीओ के जो हेड थे उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी बातचीत थी, और वो एक दिन देहरादून आए और जब ये स्कीम बन रही थी तब उन्होंने मुझे ये बताया, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। इसमें आप लोग देखेंगे तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, चार चीजें। नंबर 1 एस्टेब्लिशमेंट, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। ये तीनों चीजें ब्रेल प्रेस से रिलेटेड है। यानी कि आपको अगर कोई ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करनी है, कोई ब्रेल प्रेस मॉडर्नाइज करनी है, किसी ब्रेल प्रेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो उसके अंदर में, इस स्कीम के अंदर में ये सब चीजें आती हैं, जो कि मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। बैकग्राउंड बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। अब मैं इसे वर्ड टू वर्ड तो नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि शायद मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। आर्टिकल 45 अगर आप लोगों को पता हो तो, जो हमारे पास राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन के आर्टिकल आने से पहले या एक्ट आने से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 था, जो कि ये कहता था कि स्टेट गवर्नमेंट्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। ये जनरली एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस के या फिर कोई इस तरह के जो इस तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हो तो वो बड़ी अच्छी तरह से पता चलेगा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कंपलसरी नहीं होते हैं। यानी कि आर्टिकल 45 था, उस आर्टिकल 45 में केवल ये बताया गया था, ये डायरेक्शन दी गई थी कि स्टेट
पार्टीज यानी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेंगी कि वो सभी को एजुकेशन दे, और वो एजुकेशन दे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन या एजुकेशन अप टू द एलिमेंट्री लेवल, वो इट्स डिपेंड्स अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद 2002 में एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के बारे में बताया गया। और जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 35 से के पहले पहले अप टू आर्टिकल 35 सारे के सारे फंडामेंटल राइट होते हैं। तो ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल तो दिया, मगर उसके बारे में कोई गाइडलाइंस, कोई एक्ट नहीं बनते हैं। जनरली मैं आपको बताऊं, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर ये बात करते हैं कि सर ये जो आप बोलते हैं कि आर्टिकल या एक्ट बन गया, तो एक्ट बनने के बाद गैजेट क्यों आता है, और गैजेट के बाद उसके जो मोडेलिटीज होती है वो क्यों आती है। तो मैं आप लोगों को भी बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट हमेशा एक, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत डिटेल में नहीं लिख सकते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल एक लाइन, एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख देते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन विद ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये डाल दिया अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन आता है। उस गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये बताया जाता है कि भी क्या क्या काम करेंगे इस कंपलसरी या फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन के लिए, कौन कौन से काम हम करेंगे, किस तरह के काम करेंगे। और जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आती है, वो इम्प्लीमेंटेशन हमें ये बताती है कि हम इस काम को कैसे करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। ये सारी की सारी डिटेल हम लोगों की जब मोडेलिटीज आती है कि भी हम स्पेशल स्कूल खोलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में के साथ साथ में मैं आपको आरपीडी एक्ट के बारे में बताऊंगा, तो मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा। 2009 में आकर 86th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास हुआ, जो कि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। उसमें ये हुआ कि जो एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ satisfactory and suitable equitable quality in the formal school, कि फॉर्मल स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन यानी अप टू क्लास 8 तक वो बच्चा 6 to 14 ईयर तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लेगा। जब हम आरटी एक्ट के बारे में बात करते हैं, आरटी, तो उसमें आपको पता चल रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, डिटेंशन करना है, डिटेन करके रखना है, डिटेन नहीं करना है स्कूल में, उसकी बहुत बड़ा एक्ट है जिसकी मॉडलिटीज है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इन सब चीजों के लिए। उसके बाद राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। 1 सेकेंड प्लीज। राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया। मैं थोड़ा सा अपने प्रेजेंटेशन को एनलार्ज कर रहा हूं, अगर किसी को दिक्कत होगी मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा जो ऑर्गेनाइजर है उनके साथ में, आपको अगर जरूरत होगी तो आप लोग उनसे ले लीजिएगा प्लीज। तो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जब आया तो उस 2016 में उसमें 2 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसे हम एजुकेशन फील्ड में ध्यान रखिएगा। आप लोग भी अगर आर्ट पढ़ेंगे, आरपीडी एक्ट पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 17 ऐसे हैं जो हमारे एजुकेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे आर्टिकल 16 हमें ये बताता है कि appropriate government and local authorities shall endeavor that all educational institutions funded or recognized by them provide inclusive education to children with disabilities, यानी सभी बच्चों को फंडामेंटल राइट के अंतर्गत उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन में देनी है। और वो सारे के सारे जिनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिन्हें फंडिंग करते हैं या जिन्हें फंडिंग करते हैं, उन सभी लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन इंप्लीमेंट करना है। अब आप अगर देखेंगे तो 2 एक्ट हमारे पास साइमल्टेनियसली चले। नंबर 1 हमारे पास एक एक्ट चला राइट टू एजुकेशन, जिसमें हमने बोला कि
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी है, और उसमें सभी बच्चों को एक ही स्कूल में इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पर भी फोकस किया था। जब आरपीडी एक्ट हमारे पास इंप्लीमेंट हुआ, तो आरपीडी एक्ट में भी हम ये बोल रहे हैं कि आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, मगर आरपीडी एक्ट में हम फोकस कर रहे हैं स्पेशली चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को। तो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, या बच्चे जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उसके उनके पेरेंट्स जनरली भेजना नहीं चाहते अपने बच्चों को बाहर। इस वजह से जो आरटी एक्ट है उसमें नियर बाय स्कूल में एडमिशन के बारे में बात की गई थी, और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी। उसी चीज को हम लोगों ने चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए आपके आर्टिकल 16 के अंदर में इंक्लूड कर दिया, और उसके साथ में बहुत सारे हमने प्रोविजंस दे दिए, जैसे एडमिट देम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन एक्टिविटीज इक्वली विद अदर्स, यानी कि हम डिसेबिलिटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल नीड्स, मेकिंग बिल्डिंग कैंपस एंड जो वेंचर्स होते हैं फुल्ली एक्सेसिबल बनने चाहिए। आपको एक्सेसिबिलिटी पर पीछे फोकस करना है, आपको नेसेसरी सपोर्ट देना है इंडिविजुअलाइज और अदरवाइज एन एनवायरमेंट दैट मैक्सिमम एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जिससे हो सके। इसी तरह से बोथ इज इम्पार्टेड इन मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मोड, जो कि हमारे अगर आप लोग देखेंगे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस पर बड़ा फोकस किया गया है। आप देखेंगे तो जहां पर भी डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं हर जगह पर वो एक चीज जरूर कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू आरपीडी एक्ट, यानी कि आरपीडी एक्ट 2016 को ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया है, और जहां उनकी लैंग्वेज बैरियर था उस लैंग्वेज बैरियर को भी खत्म करने की कोशिश की गई है। उसके बाद डिटेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, यानी हम लोग स्पेसिफिकली ये नहीं कहते, क्योंकि देखिए एक्ट कभी भी किसी एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को लेकर नहीं बनता है, आपको हर एक डिसेबिलिटी का फोकस करना है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन भी किसी एक डिसेबिलिटी के बारे में बात नहीं करती है, मगर ये एक रूट पैदा करते हैं, एक बैकग्राउंड पैदा करता है कि किसी स्कीम को हम लोग क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से मॉनिटर पार्टिसिपेशन प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट लेवल एंड कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज। ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया आरटी एक्ट का जो इसमें रिफ्लेक्शन है, हम केवल ये नहीं करेंगे कि हमने एडमिशन दे दिया एनरोलमेंट हो गया खत्म, बल्कि उनके प्रोग्रेस पार्टिसिपेशन उनके अटेनमेंट लेवल इन सब चीजों को हमें देखना है। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज and also to attendant of the children with disabilities having high support need, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ में जिन्हें हाई सपोर्ट नीड है, आप जो बहुत सीवियरली डिसेबल्ड होते हैं, जो कि आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, ऑटिज्म में, सेरेब्रल पॉल्सी में, बहुत सारी जितनी भी डिसेबिलिटीज है 21 डिसेबिलिटीज में जहाँ हाई सपोर्ट नीड की जरूरत होती है वहाँ अटेंडेंट के बारे में भी बताया गया है, ताकि वो बच्चे अपनी इंक्लूसिव एजुकेशन को ले सके। 1 सेकेंड प्लीज, मैं पानी पी रहा हूँ, सॉरी। इसी में हमारे आर्टिकल 17 जिसका मैंने बताया था उसमें भी लिखा हुआ है, हालांकि क्लोज जी जो है जो स्पेसिफिकली है जिसके बारे में मैं स्कीम में बताऊंगा, उसमें उन्होंने बिल्कुल आर्टिकल 17 के क्लोज जी में बताया, बोला गया टू प्रोवाइड बुक्स एंड अदर मटेरियल एंड appropriate assistive devices to students with benchmark disabilities free of cost to the age of 18 years। अब आप लोगों को भी थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं, आप लोग जब ये बात करते हैं कि 6 to 14 की बात कर रहे हैं हम आरटी में, और यहाँ पर 6 to 18 है, उसका रीजन ये है 6 to 14 नॉन डिसेबल्ड के लिए, 6 to 18 डिसेबल्ड के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी 6 to 18 लिखा हुआ है, इसलिए हमने उसकी एज ग्रुप को कम नहीं किया और 6 to 18 भी रखा हुआ है पर्सन विद डिसेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बैकग्राउंड है कि हमने एजुकेशन शुरू की, उसके बाद हमने आरटी कंपलसरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन किया, फिर आरपीडी एक्ट भी हमें ये बताता है कि भी हमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, मगर सबसे बड़ी बाधा जो एजुकेशन देने में आती है
आप देखेंगे तो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारे खुल गए हैं, हजारों खुल गए हैं, मैं बहुत सारे क्या सैकड़ों तो वीआई में, हजारों मेंटल रिटार्डेशन में धीरे धीरे बढ़ी रहे हैं। टीचर्स की कोई आज की डेट में कमी नहीं हो सकती है, मगर जो उन्हें पढ़ाने के लिए लिटरेचर है खासतौर से पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, वो बड़ी दिक्कत वाली चीजें होती है। अब अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड वाला बच्चा है तो वो साइन लैंग्वेज या ऑडियो विजुअल मटेरियल के थ्रू पढ़ लेगा, किताबें पढ़ लेगा, मगर ब्लाइंड के लिए आपको स्पेशली किताबें जो है वो अलग ढंग से प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको ब्रेल में देनी पड़ेगी, आपको लार्ज प्रिंट में देनी पड़ेगी, आपको टॉकिंग बुक में देनी पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप की जो बुक्स है, उन्हें जो सिस्टम है जो देते हैं, उसके लिए एक स्कीम बनी, जो मैंने अभी आपको जिस स्कीम के बारे में मैं बताऊं। ये स्कीम 2014-15 ईयर्स में 2014-15 में आई, जो लॉन्च हुई थी, और इसलिए मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ इस स्कीम को बताने में। दो कारण है। नंबर वन, इस स्कीम के बारे में जनरली बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, चाहे वो सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नंबर टू, क्योंकि नोडल एजेंसी एनआईपीवीडी है और मैं इस स्कीम को देख रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी इस पे बहुत अच्छी पकड़ है, ताकि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि किस तरह से। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जब ये लॉन्च की गई, तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को हम लोगों ने दो तरह की एजेंसीज हमने बनाई। नंबर वन, नोडल एजेंसी। नंबर टू, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंट नोडल एजेंसी मीन्स एनआईपीवीडी देहरादून, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, और जिसमें हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट और एनजीओ रनिंग ब्रेल प्रेसेस फॉर मोर देन 5 years or any other established designated by the state government of the union territory bill press running कर। 1 second प्लीज होल्ड कीजिएगा। मम्मी, मम्मी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ में ये जो बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो ब्रेल टेक्स्ट बुक एंड कोर्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल्स को, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के स्कूल को देती है। और ये इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग स्कीम जो है, जैसे मैंने बताया कि आपको इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज देहरादून के द्वारा दी जाती है, जो एक नोडल एजेंसी है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एज ए नोडल एजेंसी डिप्यूट किया है। तो ये जो चीजें हैं कि नोडल एजेंसीज कौन सी होंगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन सी होंगी, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इस स्कीम के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 3 तरह के कंपोनेंट हैं। पहला, एस्टेब्लिशमेंट। कोशिश ये की गई थी कि हम ऐसे स्टेट्स में, हर स्टेट में एक ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करें जब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की संख्या हो, जहां उन्हें किताबें मिलने में आसानी, मतलब डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा हो। जैसे कि मैं अगर अपने नेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, तो इनके आज से 2014 से पहले कभी कभार ऐसा भी होता था कि हमें ऑर्डर बहुत दूसरे स्टेट से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से मिल रहे थे। उन्हें हमें पूरा करने में, क्योंकि कुछ ब्रेल प्रेसेस है, जो ब्रेल प्रेस हमारे पास, जो हमें कुछ ही ब्रेल प्रेसेस थे जिनके पास ऑर्डर आता था, और क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण और हमारी क्वालिटी अच्छी होने के कारण गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हमें ही ऑर्डर देना पसंद करती थी। मगर होता क्या था कि अगर उन्होंने हमें ऑर्डर दिया फरवरी में, मार्च में, तो हम लोगों के पास, जैसे ऑल ओवर इंडिया के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के अलग अलग स्टेट बोर्ड्स है, सीबीएसई है, आईसीएसई बोर्ड है, उनकी किताबों के लिए हम लोगों को बहुत एफर्ट करने पड़ते थे, जिसका रिजल्ट ये होता था कि कभी कभार प्रोडक्शन में डिले, मशीन खराब होने की वजह से हम उन्हें टाइम पर किताब उपलब्ध नहीं करा पाते थे। इसके इसलिए हम लोगों ने एक कोशिश किया, प्रयास किया कि हम लोग जितने भी स्टेट है, उन स्टेट में, हाँ, उन स्टेट में हम लोग एक एक ब्रेल प्रेस स्टैब्लिश करेंगे, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की नीड्स को पूरा किया जा सके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितने भी यहाँ पर हैं, जितने देखो, जितने भी हम लोग के, हमारे जो इस स्कीम का एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम लोग केवल स्कूल गोइंग विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन को ही ब्रेल बुक प्रोवाइड कराएंगे, उसके अलावा किसी और को ब्रेल बुक प्रोवाइड
नहीं कराएंगे। तो ये कभी कभार क्या होता है कि लिटरेचर के नाम पर कोई भी ब्लाइंड बच्चा किसी भी तरह की किताबें ले ले, तो हम लोग उसको डिमोटिवेट करते थे और कोशिश करते थे कि करते हैं कि इस स्कीम के अंदर जो भी बुक्स होंगी वो केवल स्कूल गोइंग विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को दी जानी, यानी कि हर एक स्टेट में एक ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करने का हमारा ऑब्जेक्टिव था। नंबर 2 हमारा था ऑगमेंटेशन, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। कभी कभार क्या था कि कुछ ऐसे स्टेट जहां पर ब्रेल प्रेस तो है, मगर वो अपनी उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को या अपने स्टेट के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के नीड्स को पूरा कर सके, क्योंकि उनके पास इतनी मतलब फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर या इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे जिनकी वजह से वो सभी पूरे स्टेट के विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की नीड्स को पूरा कर सके। तो हम लोगों ने सोचा कि मतलब स्कीम के अंडर में कि उन ऑर्गेनाइजेशन को भी हम सपोर्ट करें और उन्हें हम लोग मॉडर्नाइज करें या मॉडर्नाइजेशन करके उनकी कैपेसिटी ऑगमेंटेशन बढ़ाए, मॉडर्नाइज करें, मतलब कि हम लोग उन्हें जो है पुरानी मशीन है, मशीन की कैपेसिटी कम है, हम उनको और मॉडर्नाइज करें, हम उन्हें और मशीन वगैरह या हाई कैपेसिटी की मशीन दे ताकि वो ज्यादा प्रोडक्शन करके विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के नीड्स को पूरा कर सके। और तीसरा है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, 3 ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की, 3 या 4 कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर हमें लग रहा था कि भी वो जो लोग हैं वो प्रोडक्शन तो बहुत कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी उनके बहुत सारी डिमांड्स है, मतलब उनके पास ऑर्डर है, आप इंडिया के अलग अलग कोने से उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं। तो हम लोगों ने उन्हें भी सपोर्ट किया और ऑलरेडी जो अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, मशीन थी, हाई कैपेसिटी मशीन थी, तो हम लोगों ने और उन्हें अपग्रेड कर रहे हैं ताकि उनकी कैपेसिटी का ऑगमेंटेशन किया जा सके। इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव थे वो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ये प्लान किया था जब ये स्कीम स्टेब्लिश हुई कि हम टोटल 18 ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट थे, हम 3 ब्रेल प्रेस न्यू स्टेब्लिश करेंगे जो छोटी छोटी सी स्टेट्स है, खासतौर से स्टेट क्या यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज में करेंगे। 12 प्रेसेस को मॉडर्नाइज करेंगे, जैसे मैंने बताया था कि ऐसे ब्रेल प्रेसेस जहां पर उनकी कैपेसिटी कम थी या वो प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहे थे, छोटी मशीन थी, तो हमने उन्हें हाई कैपेसिटी मशीन देने का शुरुआत की। और 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई की गई जिनका हमने कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया, जो ऑलरेडी जिनका प्रोडक्शन बहुत हाई था, मगर उनके पास इतने ऑर्डर थे कि अगर और मशीन मिल जाए तो वो उससे भी उन विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों की टेक्स्ट बुक या स्कूल बुक या लिटरेचर का प्रिंट कर सके या एम्बोज कर सके। ये ऑब्जेक्टिव थे। 2021 तक आते आते आज की डेट तक, उसमें मैं थोड़ा सा इसे अपडेट और कर दूंगा क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मैंने बना तो दी मगर उसमें एक कमी रह गई थी जिसका भी, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि भी ये गलत है। हम लोगों ने टोटल 18 में से 12, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम 18 ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करेंगे, उसमें हमने 12 ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश कर दी। हालांकि उसमें 12 ब्रेल प्रेस के अंदर मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों ने 14 का प्रोसेस किया था, मगर एक ब्रेल प्रेस पूरी प्रोडक्शन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उस ब्रेल प्रेस को हम लोगों ने अपने यहाँ शिफ्ट कर लिया। और एक ब्रेल प्रेस में कुछ फाइनेंशियल मैटर्स की वजह से कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं कर पाए, इसलिए उनके अप्रूव होने के बावजूद भी हम लोग उन्हें, मिनिस्ट्री उन्हें पैसा नहीं दे पाई क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन को वो फॉलो नहीं कर पाए। तो अगर मैं कहूँ तो हम लोग ने टोटल 14 ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करने का कर दी थी, मगर आज की डेट में केवल 12 ब्रेल प्रेस हमारे पास फंक्शन है। जो ब्रेल प्रेसेज है यूनियन टेरिटरीज में 3 ब्रेल प्रेसेज स्टेब्लिश करनी थी, मगर क्योंकि जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है उन यूनियन टेरिटरीज के साथ साथ में बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, और ये उम्मीद की जाती है कि यूनियन टेरिटरीज में जो लोग हैं वो आसानी से उन बड़े स्टेट से ब्रेल बुक आसानी से ले सकते हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ कि किसी यूनियन टेरिटरी ने हमें अप्रोच नहीं किया कि भाई वो ब्रेल पे स्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए। हालांकि चंडीगढ़ के ब्रेल प्रेस अभी अवेटेड है, शायद क्या पता जल्दी ही कुछ उस पर एक्शन आ जाए तो एक यूनियन टेरिटरी में हम लोग लगा देंगे। और हम लोगों ने कोशिश की थी कि भी हम लोग जम्मू एंड कश्मीर पे, पौंडीचेरी पे
या ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहां पर अप्रोच हम लोग करना चाह रहे हैं कि वहां पर हम अप्रोच करें, मगर वहां से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से हम लोगों को वहां पर स्टेब्लिश करने में दिक्कत हुई। जो मॉडर्नाइजेशन था, उस मॉडर्नाइजेशन में 12 ब्रेल प्रेसेस मॉडर्नाइज करनी थी और हम लोगों ने 12 की 12 कर दी, जो आज की डेट में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रही है। और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में 3 का ऑब्जेक्टिव था और हमारे तीनों के तीनों हम लोगों ने कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के अंदर में उन्हें पैसा दिया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी मशीन वगैरह चलाई है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव, एक तो यूनियन टेरिटरीज में और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में हमारा भी थोड़ा बचा हुआ है और बाकी हमारे ऑब्जेक्टिव लगभग पूरे हो गए हैं। तो ये जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो हमने पूरे किए, उसको एफर्ट्स, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रेल पे स्टेब्लिश करने के लिए आपको केवल एनजीओ ही अप्लाई कर सकता है या गवर्नमेंट ही अप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकता है। और अप्लाई करने के लिए उसे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, जिसके लिए हम लोग एक फंड, प्रॉपर फंड देते हैं। तो इस चीज के लिए आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग एनजीओ से रिलेटेड है, अगर उन्हें लगता है और वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम इस चीज के लिए। सॉरी। सॉरी, मैं 1 मिनट के लिए बंद करना चाहूंगा। मम्मी, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है सर, सर, स्पष्ट आवाज। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को, ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई एनजीओ अगर कोई स्टेब्लिश करना चाहता है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है इस स्कीम के लिए, पैसा लेने के लिए। और आपको मैं बता भी दूं कि जो हम हाई कैपेसिटी ब्रेल प्रेस है, उसके लिए हम लगभग 80 लाख रुपए एक ब्रेल एम्बोसर के लिए देते हैं और लगभग 1 करोड़ 60 लाख 2 ब्रेल एम्बोसर के लिए, अगर हमें जस्टिफिकेशन अच्छी लगती है और मिनिस्ट्री से अप्रूव करती है। और छोटे वाले ब्रेल प्रेसेस होती है, उसके लिए हम लोग 40 लाख रुपए तक का फंड प्रोवाइड कराते हैं। डिपेंड करता है, 40 लाख रुपए में आप एक मशीन लेना चाहते हैं तो 40 लाख, 2 मशीन लेना चाहते हैं तो 80 लाख रुपए। ये प्रॉपर जस्टिफिकेशन डाटा मिनिस्ट्री के हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है उसके बाद अप्रूव होता है। जैसे एनजीओ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूर चाहिए, जो एप्लीकेबल लॉ है। उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट डीड होगी, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके साथ में समरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक्टिविटीज होंगी एजुकेशन प्रोग्राम की वो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज की, जो लास्ट 5 साल की है, उसके लिए कि भी क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और कम से कम 5 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। उसके बारे में क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या काम कर रहे हैं, वो चीजें हमें चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम लोग मांगते हैं, जैसे कि हम ब्रेल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेल मटेरियल, इससे रिलेटेड, क्योंकि कोई भी जब भी एक इंस्पेक्शन टीम जाती है तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखती है कि भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्सन विद विजुअल इंपेयरमेंट के लिए काम कर रही है। ऑडिटेड अकाउंट चाहिए पिछले लास्ट 3 साल के, ताकि वो हम देख सके कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। क्योंकि उसमें एक और बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूँ, इसमें हम लोग आप लोगों को स्टेब्लिश करने के लिए पैसा दे देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेकरिंग कॉस्ट, सॉरी, नॉन रेकरिंग कॉस्ट। नॉन रेकरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि, या नॉन रेकरिंग ग्रांट इन एड का मतलब होता है कि हमने आपको मशीन खरीदने के लिए पैसा दे दिया। अब अगर आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद आप पैसा कहां से लोगे? प्रोडक्शन करने के बाद तो उसका एक प्रोविजन है कि हम 2 रुपए पर पेज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई ब्रेल पे स्टेब्लिश करने के लिए हमें प्रपोजल दिया, हमने उस प्रपोजल में आपको 50% ग्रांट रिलीज कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने हमें 2 मशीन खरीदने के लिए 1 करोड़ 60 लाख का प्रपोजल दिया, उसमें हमने आपको 80 लाख रुपए आपकी इंस्पेक्शन करने के बाद, स्क्रीनिंग करने कमेटी और मिनिस्ट्री ने अप्रूव करने के बाद हम आपको 80 लाख रुपए दे देंगे। आप 80 लाख रुपए में अपनी एक ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश करें। उस ब्रेल प्रेस
एस्टेब्लिश करने के बाद आप लोग उसे चलाएं और हमें बताएं कि हम लोगों ने 80 लाख रुपए में एक ड्रिल मशीन खरीद ली है और वो फंक्शनिंग है। हम आएंगे, देखेंगे कि भी हाँ ठीक काम कर रहा है और हम आपको 80 लाख रुपए दोबारा दूसरी ड्रिल एम्बोसर खरीदने के लिए दे देंगे। उसके बाद जो प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन को जब आप विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, स्पेशल स्कूल को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उसकी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें देंगे, तो हम लोग 2 रुपए पर पेज के हिसाब से आपको रेकरिंग को एक्सपेंसेस देंगे, रेकरिंग जीआई देंगे। मान लीजिए आपने एक साल में 15 लाख पेजेस एम्बोज किए, तो हम आपको 30, आपने 15 लाख डिटेल हमें दे दी, बच्चों की डिटेल दे दी, पेज की डिटेल दे दी, हमने आप उसे मिनिस्ट्री में भेजा और मिनिस्ट्री उसका 15 लाख का 2 रुपए पर पेज के हिसाब से 30 लाख रुपए का आपको रिएम्बर्स कर देगी, ताकि आप अपनी मशीन को, अपनी जो ड्रिल प्रेस को चला सकें। तो इसलिए हमें ये ऑडिटेड अकाउंट देखनी पड़ती है कि क्या आप एक्चुअल में, प्लीज आवाज आ रही है, अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। आप जैसा तो कोई हम इसीलिए ऑडिटेड अकाउंट देखते हैं ताकि हम लोगों को ये पता रहे कि क्या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के प्रोग्राम चलाने के लिए एफिशिएंट है या नहीं है। और साथ में नीति आयोग के द्वारा जो डायरेक्शन है कि उन्हें दर्पण पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना है, वो कराना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ड्रिल प्रेसेस इंडिया, जो भी गवर्नमेंट है या एनजीओ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी, तो उसमें हम लोग, अब देखिए अगर इसमें आप देखेंगे तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ज्यादातर जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं और वहां पर ऑलरेडी ड्रिल प्रेस चल रही होती है, तो हमें उसके बारे में थोड़ी डिटेल लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल की प्रूफ ऑफ अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड बिल्डअप एरिया कितना है, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया हमने डिसाइड किया हुआ है। लिस्ट ऑफ स्टार्ट की कितने लोग उस ड्रिल प्रेस में जो आज की डेट में काम कर रही है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें की जो इक्विपमेंट्स है वो कितनी है, क्योंकि हमें उसे ग्रांट देनी है, हम उसे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अगर मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्या वो एक्चुअली में काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो काम कर रही है तभी तो उसका मॉडर्नाइज करने का फायदा है, अगर वो काम कर ही नहीं रही होगी तो उसे मॉडर्नाइज करने का मतलब नहीं बनता है। और उसके साथ में एक लेटर ऑफ कंसर्न की प्रोवाइड टेक्निकल की, अगर आपके यहाँ पर कभी ड्रिल पे एस्टेब्लिश होती है तो आपको कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देगी, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं कि NIPBD से हम लोग बंदे भेजें और आप लोग न्यू होंगे, नए होंगे। अगर नए हैं या फिर आप लोग का स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे कोई ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन, उस तरह की चीजों का हम लोग जनरली एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि कंसर्न लेते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का कि अगर ड्रिल पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन उस न्यूली एस्टेब्लिश ड्रिल प्रेस या उस ऑर्गेनाइजेशन में वो टेक्निकल सपोर्ट देगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एस्टेब्लिश हो रही है, उसमें लगभग जो मैंने आपको 12 ड्रिल प्रेसेस बताए हैं, उसमें आंध्र प्रदेश में हमारे पास है जो गवर्नमेंट की है, जोरार ब्लाइंड स्कूल है जो गवर्नमेंट का है, शुभम मुजफ्फरपुर बिहार का जो एक NGO है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर रायपुर, ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, नवचेतन अंधजन मंडल ये एक NGO है, CRC जो हमारा सुंदर नगर है गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड अमरावती ये एक NGO है जहां पर हमने नई स्टैब्लिश की है। मेघालय में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट शिलोंग, वहां पर गवर्नमेंट के थ्रू हम लोगों ने वहां पर एक ड्रिल पे स्टैब्लिश की है। मिजोरम में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आइजोल, मिजोरम में हमने ड्रिल पे स्टैब्लिश की है। 2 ड्रिल प्रेसेस हम लोगों ने यूपी में स्टैब्लिश की है क्योंकि बड़ा स्टेट है, जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी चित्रकूट में और शकुंतला मिश्रा हैंडीकैप नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में। हालांकि दोनों अभी फंक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ अभी टेंडर प्रोसेस या कुछ इशू है, तो सिर्फ यही चीजें, तो उन लोगों का अभी प्रोसेस चल रहा है। स्टेब्लिश मतलब हमारी तरफ से हमने पहले 50% ग्रांट दे दिए और अब जल्दी उनका भी होपफुली के भी काम शुरू कर देंगे। और वेस्ट बंगाल में ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन है, वहां पर भी हम लोगों ने एक ड्रिल प्रेस स्टेब्लिश कर दी है। मतलब अभी तक टोटल 12 ड्रिल प्रेसेस हम लोगों ने स्टेब्लिश कर दी है। इसके साथ में मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों ने चंडीगढ़ में छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने गवर्नमेंट ड्रिल प्रेस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर बिलासपुर में
आप देखेंगे ये 2 ब्रेल प्रेस हो गई हैं छत्तीसगढ़ में। गुजरात में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अहमदाबाद में हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया है। कर्नाटका में अमर ज्योति है। केरला में केरला फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड है, ये भी एनजीओ है। कर्नाटका वाला भी एनजीओ है, गुजरात वाला भी एनजीओ है। और मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट ब्रेल प्रेस भोपाल वर्ग, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। महाराष्ट्र में हमने नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, एक एनजीओ है जहां पर हम लोगों ने उनको मॉडर्नाइज किया है। उड़ीसा के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी है बहरामपुर में, जो गवर्नमेंट है एनजीओ, मगर इन्होंने गवर्नमेंट के सपोर्ट में मिलकर, सब गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी तरह से पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसको भी वहां पर भी हम लोगों ने मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया है। राजस्थान में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, उसे भी हम लोगों ने मॉडर्नाइज किया है, ये एनजीओ है। तेलंगाना में तेलंगाना विकलांगुला कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में, वो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसे हमने मॉडर्नाइज किया है। वेस्ट बंगाल में रीजनल ब्रेल प्रेस रामकृष्ण मिशन वेस्ट बंगाल जो एक एनजीओ है वहां पर किया है। और उत्तराखंड में हमने अपनी ब्रेल प्रेस को भी मॉडर्नाइज के कैपेसिटी के मॉडर्नाइज के अंदर लेके आए हैं। 3 ब्रेल प्रेसेस जिसे हमने कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के नाम पर फंड दिया है, वो एक हरियाणा में है नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड बहादुरगढ़ में, जिसे एनएफपी के नाम से काफी जानते हैं। न्यू दिल्ली में एआईसीबी है और तमिलनाडु में हमारा रीजनल सेंटर है। यानी इन 3 ऑर्गेनाइजेशन में 2 एनजीओ है और एक गवर्नमेंट की ब्रेल प्रेस। अब अगर आप इसमें नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज देखेंगे पिछले 2016 से टिल डेट तक, इसलिए 2016 किया है क्योंकि 14-15 में हमने फंड तो दे दिया था, मगर प्रिक्योरमेंट करने में, मशीन लेके आने में, इन सब चीजों में थोड़ा सा टाइम लगा। अगर आप देखेंगे कैपेसिटी ऑगमेंटेशन में अभी तक हम लोगों ने 42,995 इंडिविजुअल को और 249 इंस्टीट्यूशन को सर्व किया है। अब इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि स्कूल हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल हो गया है, प्राइवेट हो गए हैं, सब शिक्षा अभियान के हो गए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी संख्या होती है जिसकी मैं आपको मतलब कि आप देखें, अगर मैं बोलूं कि उड़ीसा के अंदर स्पेशल स्कूल, तो उड़ीसा के अंदर स्पेशल स्कूल लगभग 100 स्पेशल स्कूल है। 100 स्पेशल स्कूल में, एक स्पेशल स्कूल में अगर 100 बच्चे भी पढ़ते हैं तो लगभग लगभग आपके इतने 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10,000 जो बेनिफिशियरीज है वो यहाँ आ जाएंगे। तो क्योंकि इंस्टीट्यूशन में हमने बच्चों के नंबर नहीं लिए, जो कि हमने अब शुरू कर दिए, तो धीरे धीरे हम इंस्टीट्यूशन के साथ साथ में इंडिविजुअल का भी डाटा दे पाएंगे। इसी तरह से मॉडर्नाइजेशन में हम लोगों ने लगभग 1,08,871 लोगों को इंडिविजुअल को दिया है और 1522 ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोगों ने सर्विसेज दी है, यानी कि ब्लाइंड ब्रेल पेपर्स दिए। और एस्टेब्लिशमेंट में भी हमने 2,548 ब्लाइंड को दिया है और 335 इंस्टीट्यूशन को दिया है। यानी कि आज तक टोटल हम लोगों ने लगभग 1,54,441 इंडिविजुअल पर्सन के नीड्स को पूरा किया है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, विजुअल इम्पेयरमेंट को। और लगभग 2,106 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें हम लोगों ने अपनी इस स्कीम के थ्रू पैसा दिया है, मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड कराई है। अब अगर आप देखेंगे इस फंड में, तो आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितने कितने पैसे दिए हैं। अगर टोटल 2014-15 में देखेंगे तो 1,30,00,000, 2015-16 में देखेंगे तो लगभग 12,36,38,000, 2016-17 में देखेंगे तो 9,13,00,000। ये लाख में है फिगर, मगर मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। 2017-18 में देखेंगे तो 5,70,00,000, 2018-19 में देखेंगे तो 6,66,00,000, 2019-20 में, और क्योंकि कुछ इशू हो गया था, कुछ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन की वजह से उसमें केवल हम लोग 86 लाख रिलीज कर पाए। मगर 2020-21 में कोविड के टाइम पर भी हमने 5,14,00,000 रुपए रिलीज किया और 2021-22 में हमने लगभग 79 लाख रुपए रिलीज किया है। तो ये एक डाटा है कि हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर में कितने कितने टोटल कितने फंड हमने रिलीज किया है। और ये अगर आप फंड देखेंगे तो आज की डेट तक हम लोगों ने टोटल 41,97,00,000 रुपए रिलीज कर दिया, जिसके अंदर रैकिंग एक्सपेंसेस और नॉन रैकिंग एक्सपेंसेस भी है। रैकिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने पेज प्रिंट किए, उसके 2 रुपए के हिसाब से हमने आपको रियम्बर्स किया,
नॉन रैंकिंग के मतलब है कि हम लोगों ने ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश की है, उसके लिए मशीन खरीदने के लिए हम लोगों ने पैसा दिया है। तो नेचुरली अगर पहले साल में 2014-15 में जो नॉन रैंकिंग वाला, क्योंकि हम लोगों ने केवल नॉन रैंकिंग के लिए दिया है, तो इसलिए ज्यादा हम लोग पैसा नहीं दे पाए रैंकिंग के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे पास हुआ नहीं था। तो ये एक अगर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अमाउंट 41 करोड़ 97 लाख यानी लगभग 42 करोड़ रुपए अब तक हम लोगों ने रिलीज कर दिया है इस स्कीम के अंडर में। फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हम लोगों के क्या सोचा हुआ है। अब ये जो स्कीम है, अगर आप लोगों को पता हो, एक चलती है सिप्टा, स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अगर सिप्टा के अंदर, अब मैं आप लोगों को दो चीजें बताऊंगा, एक स्कीम के बारे में बताऊंगा, एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर किसी स्कीम के अंडर में आप 25 करोड़ या इससे ज्यादा का ग्रांट लेते हैं तो उसे हम स्कीम के अंदर में रखेंगे, और अगर वही फंड 25 करोड़ से कम है तो हम उसे प्रोजेक्ट में रखेंगे। क्योंकि अभी तक जैसे हम लोगों ने, मैंने बताया कि हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट के बारे में मैंने बताया और उस स्टेट में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने लगभग हर जगह मशीन जो है, ब्रेलो जो है, दे दिए हैं। तो अब हमारे पास जो पैसा आएगा वो हम रिलीज करेंगे केवल नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो लगभग लगभग एक साल में 25 करोड़ से ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा, 5 या 6 करोड़ से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब इस ब्रेल प्रेस को हम लोग ब्रेल प्रेस स्कीम के बदले ब्रेल प्रेस प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 के बच्चों को ही, स्पेशल स्कूल के, सॉरी, विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ही फ्री में टेक्स्ट बुक देंगे। उसके साथ में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस के बदले, क्योंकि आप जनरली न्यू बिल पे स्टैब्लिश होने के चांसेस कुछ ही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हो गए हैं, बल्कि कुछ ही ऐसी जगह हैं, स्टेट्स हैं, जहां पर आप लोगों को बिल पे स्टैब्लिश करने का मौका मिलेगा, बाकी नॉन रेकरिंग है। इसीलिए नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस का भी प्रोविजन है कि भी हम लोग अभी अगर जरूरत पड़ी, जैसे झारखंड में नहीं है, झारखंड में हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वहां पर नेचुरली नॉन रेकरिंग हमें देना पड़ेगा, मगर ज्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो रेकरिंग एक्सपेंसेस ही है, इसलिए इसे प्रोजेक्ट के अंदर आप शिफ्ट कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग जो है, उसमें मॉनिटरिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी पैसा जब रिलीज होगी और ग्रांट जीआईए ग्रांट इन्हें रिलीज होता है तो उससे पहले प्रपोजल आता है, प्रपोजल आने के बाद एक इंक्वायरी, एक इंस्पेक्शन टीम जाती है, देखती है कि एज पर नॉर्म्स आप लोगों के पास सारी चीजें हैं। जब आपको पता चल जाता है तो वो उस प्रपोजल को आप, क्योंकि प्रपोजल में आप बताएंगे कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, उसके बाद उस प्रपोजल को स्क्रीनिंग कमेटी के सामने, मिनिस्ट्री के सामने रखा जाता है, जहाँ की जीएस साहब जो होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के वो चेयरमैन होते हैं या उनका नॉमिनी चेयरमैन होता है। वो उन्हें बताते हैं कि भी, हम उन्हें बताते हैं कि यहाँ ऐसा प्रपोजल है, हमने इंस्पेक्शन की, उसके बाद ये फॉर्मेलिटीज हैं और इतना उन्होंने पैसा मांगा है। तो उसके बाद पर इंस्पेक्शन होने के बाद वो 50% रिलीज कर देते हैं, और 50% जैसे ही नोडल एजेंसी के पास आता है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि देखेंगे, फिर पोस्ट जब आप मशीन खरीद लेंगे, उसकी इंस्पेक्शन होगी, देखेंगे सब चीज ठीक है तो 50% ग्रांट फिर रिलीज कर देंगे। और इस तरह से दो पार्ट्स में आपको इंस्पेक्शन में दो पार्ट में आपको नॉन जो जीआईए है ग्रांट की रिलीज की जाती है। और उसकी जो डिटेल है, उसकी जो सारी चीजें हैं कि आपको किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किस फॉर्मेट में हमें प्रोग्रेस रिपोर्ट भिजवानी पड़ेगी, हर महीने आपने कितना प्रोडक्शन किया, किन बच्चों को दिया, उनकी डिटेल, स्कूल की डिटेल, वो जो भी फॉर्मेलिटी है वो नोडल एजेंसी आप लोगों को यानी कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को बताती है। और जो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसके लिए मेरा नाम और डायरेक्टर साहब का नाम कॉन्टेक्ट डिटेल में है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर पाएंगे तो यू मे अप्लाई इन दिस स्कीम। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही विषयगत और एक ऐसे बिंदु पर
ध्यानाकर्षण आज आपने कराया, जिस पर आपने अपनी प्रस्तुति के पूर्व ही जब आप निर्देशन कर रहे थे उसी समय आपने कहा कि हम स्कीम रिलेटेड विशेषज्ञता तो रख रहे हैं, लेकिन आपके समक्ष एक ऐसे भाव को रखेंगे जो आपने इससे पहले कभी न सुना होगा। निश्चित ही ब्रेल से संबंधित जो हमारी सेवाएं पूरे भारत में प्रदान की जा रही है, चाहे भारत सरकार के सौजन्य से या राष्ट्रीय संस्थान के सौजन्य से, उसमें इतनी विस्तृत जानकारी विशेष शिक्षकों तक अभी तक नहीं पहुंचाई गई। आपने प्रक्रियाबद्ध जानकारी सभी के समक्ष पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करूंगा अगर किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न है तो रखें, अन्यथा हम लोग कार्यक्रम की अगली पंक्ति में बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। शुभांगी जी बताएं। धन्यवाद सर, हमारे को बहुत अच्छा लगा मार्गदर्शन सर जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभांगी जी। मैं सादर आमंत्रित करता हूं संस्था SIPRH के निदेशक डॉक्टर नसीम मोहम्मद जी को, क्या पाए और आज के हमारे विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विनोद केन सर का धन्यवाद ज्ञापित करें एवं हमारे बीच वैलिडेटरी सेशन के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय सर जुड़ चुके हैं, रजिस्ट्रार जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। उनका स्वागत कर उन्हें आमंत्रित करें वैलिडेटरी सेशन में। एक्सक्यूज मी सर। जी Sir, I want to know whether any braille press is there in Karnataka state or in which place? Madam, Mr. Jyoti is available there, so you may contact to Mr. Jyoti. We are giving the grant to them. You please you can contact with them. And if you have any problem, you can call me at any time. I will give the contact number and detail to you also. Okay, thank you, sir. धन्यवाद नागेश जी। आज अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के तृतीय दिवस के अवसर पर हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोद कुमार केन जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने अपने व्यस्त शेड्यूल से जो आज ही बाहर से आए हैं को हमारे आग्रह को स्वीकार किया। संस्थान के आग्रह को स्वीकार कर सर ने अपना काफी महत्वपूर्ण समय प्रदान किया। इसके लिए मैं संस्थान परिवार की ओर से सर का आभार व्यक्त करता हूं एवं धन्यवाद देना चाहता हूं तथा भविष्य में पुनः सर का आशीर्वाद संस्थान के ऊपर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं कि सर ने अपने आशीर्वाद से हम सभी को लाभान्वित किया। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। सर आप लोगों का और ऑर्गेनाइजर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अब मैं डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय जी को रजिस्ट्रार जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट उत्तर प्रदेश को सादर आमंत्रित करता हूं कि सर आए एवं अपने बहुमूल्य विचारों से हम सभी को तथा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इस पटल पर जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स को लाभान्वित करें। सर का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है एवं आपको पुनः पटल पर आने के लिए मैं संस्थान परिवार की ओर से आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। हाँ, सभी को नमस्कार। सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समायोजित त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के विश्राम सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर कुछ कहने का अवसर प्रदान करने हेतु अपने स्नेहभाजन, अनुदसम एवं इस प्रकार की गतिविधियों में सक्रिय सहयोग प्रदान करने वाले
श्री नागेश पांडे जी एवं उनकी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है कि वेबिनार का शीर्षक क्रॉस सेक्टोरल स्कीम इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट पॉलिसी इंटरफेस है, जो निश्चित रूप से बृहद पक्षों को समेटे हुए है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर जयशंकर पांडे, पूर्व उत्तर प्रदेश क्षेत्र प्रमुख सक्षम भारत एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाल सिंह पनवर, निवर्तमान अध्यक्ष सक्षम भारत रहे हैं, जिनके उद्बोधन से इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की दशा, दिशा एवं महत्व का प्राकट्य हुआ, स्पष्टीकरण हुआ। तकनीकी सत्र में प्रोफेसर पी.के. पांडे, आचार्य एवं प्रभारी निदेशक स्कूल ऑफ एजुकेशन, यूपी राजर्ष टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज ने स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन रन एट द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया और प्रोफेसर रजनी रंजन सिंह, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ ने स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ रन एट द लेवल ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया शीर्षक पर अपने बहुमूल्य व्याख्यान से ऑनलाइन माध्यम से प्रतिभाग कर रहे प्रतिभागियों का ज्ञान वर्धन किए। इसी क्रम में डॉक्टर योगेंद्र पांडे, सह आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश ने अंडरस्टैंडिंग द स्कीम्स इन एजुकेशन इन इंडिया और डॉक्टर विनोद कुमार केन ने सहायक आचार्य NIEP VD देहरादून ने स्कीम्स रिलेटेड टू एजुकेशन रन एट द लेवल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन इन इंडिया विषय पर व्याख्यान द्वारा प्राथमिक शिक्षा एवं पुनर्वास से संबंधित अनेक तथ्यों की ओर हम सबका ध्यानाकर्षण किए। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अनेक विद्वानों ने भारत में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा एवं पुनर्वास जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण तथ्य उद्घाटित किए हैं। वस्तुतः शीर्षक बहुत बृहद है, जिसके सभी पक्षों को एक साथ सम्मिलित करना और कुछ कह सकना दुष्कर प्रतीत होता है। क्योंकि शिक्षा की नींव प्राथमिक शिक्षा है, इसलिए मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। शिक्षा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 21वीं सदी में समाज के समग्र विकास के लिए एक ऐसी आबादी की आवश्यकता है जो अच्छी तरह से शिक्षित और कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान से सुसज्जित हो। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.32 अरब है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बढ़ती जरूरतों और मांगों के अनुसार कई बदलावों से गुजरी है। विगत वर्षों में भारत में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बेहतर सुविधाओं वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से बच्चों की शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें कई बदलाव भी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण के मानक और शैली में सुधार करना है। कई राज्य सरकारों ने कुछ शिक्षकों को उनके कौशल और ज्ञान को उन्नत करने हेतु तथा शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विदेशी शिक्षण संस्थानों में भेजने जैसे कदम भी उठाए हैं। प्रारंभिक शिक्षा को हर जगह पहुंचाने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने कई परियोजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए सरकार विभिन्न योजनाएं लाई हैं जो सभी के लिए
समान शिक्षा सुनिश्चित करती है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अच्छे स्कूलों के विस्तार द्वारा समानता को बढ़ावा देना और शिक्षा की मूल गुणवत्ता में सुधार करना है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार से जुड़ी कुछ योजनाएं हैं जिससे हम आप सब लगभग परिचित हैं, फिर भी हम यहाँ केवल उन योजनाओं का नाम ही आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करना ही पर्याप्त समझते हैं। उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। वो ये योजनाएं इस प्रकार हैं। एक, पहला सर्व शिक्षा अभियान, जैसा कि यह कार्यक्रम हम सब जानते हैं 2001 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तीसरा, मिड डे मील योजना। अगला है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, ये जैसा कि हम सब जानते हैं 2009 ईस्वी में लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, केंद्र सरकार की 2015 में ये योजना प्रारंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जो था बालिका शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था यह योजना। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2004 ईस्वी में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इस योजना का उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना है। यह योजना मुख्यतः देश के उन हिस्सों में लागू की जाती है जहां बालिकाओं को स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अन्य योजनाएं जैसे हैं अल्पसंख्यक संस्थानों में आधारभूत संरचना विकास योजना, पढ़े भारत बढ़े भारत, और अगला है महिला समाख्या कार्यक्रम 1989 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो हमारे राज्य और भारत सरकार के द्वारा ये लागू की गई और प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी योजनाएं हैं जो निसंदेह प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। और मैं समझता हूं कि हम पहले जैसा कि हम जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति अगर इस शिक्षा योजना को अगर लागू करने में जो भी अपना योगदान दे सकते हैं तो आगे बढ़ करके हमें योगदान देना होगा और इन योजनाओं को सफल करना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने व्याख्यान को यहीं पर विश्राम देते हैं और सभी को पुनः नमस्कार करते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपका आशीर्वचन संस्था ICRH के उन सभी प्रयासों में एक आशीर्वचन स्वरूप होगा जो दिव्यांग बालकों के कुशलताओं एवं श्रेष्ठताओं की स्थापना ही संस्था ICRH द्वारा निरंतर किया जा रहा है। आज के द्वारा संस्थान के उज्जवल भविष्य हेतु जो मंतव्य रखे गए, आशीर्वचन प्रदान किए गए एवं अद्वितीय विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से जो सहयोग के भाव दिए गए उससे संस्था ICRH गौरवान्वित है। और निश्चित ही सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा निरंतर दिव्यांग जनों के कुशलताओं हेतु धरातल पर काम करने के लिए जानी जाती है और जानी जाएगी। और अधिक प्रयासों से वह जन जागरूकता के कार्यक्रमों को, सेवा के कार्यक्रमों को एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नवीनतम कार्यक्रमों को सभी के समक्ष लाने हेतु सदा प्रयासरत रहे। मैं आपका संस्था ICRH की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर नसीम अहमद सर को कि आए और हमारे वैलिडेटरी सेशन के मुख्य अतिथि एवं सभी
प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करें और कार्यक्रम को हम पूर्णता की तरफ ले चलें। डॉक्टर नसीम अहमद। धन्यवाद नागेश जी। मैं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के इस तृतीय दिवस के अवसर पर डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय जी, रजिस्ट्रार, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी चित्रकूट उत्तर प्रदेश का संस्थान परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने संस्थान के आग्रह को स्वीकार कर आज अपने बहुमूल्य समय में से काफी समय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के पटल एवं उससे जुड़े हुए सभी प्रोफेशनल्स को प्रदान किया। संस्था उसके लिए आभारी है एवं भविष्य में भी सर का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ अमरोहा पर बना रहे, ऐसी कामना करता हूं तथा इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के 3 दिवसीय समापन अवसर पर सभी प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने संस्थान द्वारा चयनित रिसोर्स पर्सन्स को पूरी तरह ध्यानपूर्वक सुना तथा उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को समय अनुसार पूर्ण रूप से एकत्र किया। संस्थान आज इस समापन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार से जुड़े हुए सभी वक्तागणों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती है तथा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े हुए संस्थान के सभी स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ एवं जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहती है तथा सभी प्रोफेशनल्स को पुनः धन्यवाद। इस पटल पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सोसाइटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च एंड हेल्थ का इस बार अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में जो भी जिन कारणों से टेक्निकल रीजन से डिले हुआ, उसके लिए मैं स्वयं खेद प्रकट करना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में ऐसा विलंब नहीं होगा। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद सर। मैं सभी प्रतिभागियों को थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया कि हम 3 दिनों तक भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए अपने विशेषज्ञों को भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित और भिन्न भिन्न बिंदुओं से संबंधित विषयों पर चर्चा करते रहे। हम सभी आप सभी के बीच महत्वपूर्ण भावों को रखते रहे। अब जबकि हम कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ आए तो हम सर्वप्रथम पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं अपने वैलिडेटरी सेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेंद्र उपाध्याय सर को, जिनका अनुग्रह, जिनका आशीर्वचन मिला और हम कार्यक्रम को पूर्ण किए। मैं सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिनके द्वारा आज हम इस कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ बढ़े और सभी के सहयोग से इस पूर्णता को बढ़े। आप सभी को धन्यवाद, सभी को बारंबार धन्यवाद। संस्था SIPRS थैंक यू सर।